वीडियो जो है लास्ट तक देखना है और बिल्कुल स्किप ना करें। इससे आपको याद करने का नहीं यहाँ पर बताया जाएगा। आप अगर सुनते हैं तो उसी से आपका कंफर्म हो जाएगा कि यानी आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी टर्म 1 के लिए और ये क्षितिज भाग 2 का है और हम करेंगे काव्य खंड से यानी सूरदास की पद। ठीक है, पद जो है ये सूरदास का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सही उत्तर को हमें चुनना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पद कविता के कवि कौन है, यानी पद जो है ये कविता इसके कवि कौन है, तुलसीदास, सूरदास, ऋतुराज या नागार्जुन। तो आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, पद जो है ये किसके लिखे हैं, किसने लिखा है, सूरदास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर्स में बोला है बड़भागी किससे कहा गया है, उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को या इनमें से कोई नहीं। तो बड़भागी जो है वो उद्धव को कहा गया, क्योंकि जब श्री कृष्ण की यादों में गोपियाँ रहती थी तो उद्धव आकर उनसे कहा कि गोपियों ने कहा कि आप बड़े बड़भागी हो। ठीक है, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी आप उनके प्रेम में भिगोए नहीं, ये सब बातें उनको कह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती थी, जैसे चिड़िया गुड़ से चिपक जाती है वैसे, या पत्तों की भांति, या अनुभूति की भांति, या इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण की यादों में यानी कि प्रेम में इस कदर डूबी है जैसे चींटियाँ जो है गुड़ से चिपक जाती है, बिल्कुल सेम इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे करी थी, कमल के पत्तों से, तेल के गागर से, या गुड़ के समान, या एक और दो दोनों। तो मैं बता दूं यहाँ पर गोपियों ने उद्धव की तुलना जो है कमल के पत्तों से भी की थी और तेल के गागर से भी, मतलब इनमें दोनों। ठीक है, क्योंकि आपने कमल का पत्ता को देखा ही होगा, पानी में रहते हुए वो भीगता नहीं है, उसी तरह हमको एग्जाम्पल के आधार पर समझा रहे थे। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर्स में बोला तिन ही ले सोफो, यानी पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, या जिनका मन स्थिर है, या जो योग्य का संदेश देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तिन ही ले सोफो का मतलब होता है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गोपियों ने अपने मन को कैसे बताया, चंचल, अस्थिर, स्थिर, या इनमें सभी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोपियाँ अपने मन को कैसा बताया, स्थिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों को क्या लेकर गए। ठीक है, नीति, मन, या बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर जब मथुरा जा रहे थे उस टाइम श्री कृष्ण गोपियों की मन भी लेकर चले गए, उनके बिना मन नहीं लगता था। गोपियाँ राजधाम की बात किससे कहती है, कृष्ण से, उद्धव से, हरि से, या श्याम से। तो आंसर हो जाएगा उद्धव से। ठीक है, नेक्स्ट है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, या प्रजा को दुखी नहीं करता है, या प्रजा की रक्षा करता है, या इनमें से सभी। तो राजा का काम है कि प्रजा जो है किसी भी परिस्थिति में वो सताना नहीं है, या प्रजा को दुख कभी नहीं देना है, प्रजा की रक्षा करना, यानी कि इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव द्वारा दी गई योग्य संबंधी शिक्षा को गोपियाँ कैसे बताती है, हरील की लकड़ी के समान, या गुड़ के समान मीठी, या राजा धर्म योग, या कड़वी ककड़ी के समान। तो मैं बता दूं जब उद्धव ने श्री कृष्ण के द्वारा मतलब कुछ बातें उनको बताने गए थे तो उनको लगा कि ये कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती हैं, मक्खन, धन, मन, या दही। तो मैं बता दूं यहाँ पर श्री कृष्ण जो चुराई है गोपियों की वो थे मन, और इनको वापस करना चाहती थी गोपियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें बोला है गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है, हरिल की लकड़ी के समान, या राजगुरु के समान, या कमल के पत्ते के समान, या तेल की गगरी के समान। तो आंसर हो जाएगा हरिल के लकड़ी के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें बोला गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण किस मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम की मर्यादा का, या लोक लाज की मर्यादा, या सामाजिक मर्यादा, या इनमें से भी। तो मैं बता दूं यहाँ पर गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया, तो वो था प्रेम का मर्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसमें बोला गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण था, कृष्ण के प्रिय सखा होने का, या कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, या उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना, या इनमें से भी। तो आंसर हो जाएगा गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का सबसे बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर श्री कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बातें करना। 15 नंबर क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे थे, बिना बताए मथुरा जाकर, या राजधाम की बातें करके, या रोज रोज उनके स्वप्न में आकर, या योग का संदेश भिजवाकर। तो मैं बता दूं गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने कार्य उन पर अन्याय तब किए थे जब योग का संदेश भिजवाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में बोला गोपियाँ स्वयं को क्या मानती है, वह पट्टू, या अबला, या चतुर, या कपटी। आंसर हो जाएगा अबला मानती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, श्याम के लिए, श्याम कवि के लिए। तो आंसर हो जाएगा उद्धव के लिए, क्योंकि ये श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, उनसे अलग होकर बात करते हैं। ठीक है, हरिल की पक्षी किसकी तुलना की गई है? हरिल की पक्षी से किसकी तुलना की गई है? श्री कृष्ण की, गोपियों की, या उद्धव की, या ब्रजवासियों की? तो आंसर हो जाएगा गोपियों की तुलना की गई है हरिल की पक्षियों से। ठीक है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? मक्खन, दही, शहद या गोपियों का मन? तो आंसर हो जाएगा गोपियों का मन चुरा ले गए थे। नेक्स्ट है सूरदास का जन्म कब हुआ था? हाँ, ये भी पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया सन 1448 को, या सन 1458 को, या सन 1468 को, या सन 1478 को। तो आंसर हो जाएगा सन 1478 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? लगभग 125, या लगभग 500, या लगभग 700, या लगभग 1100। तो सूर सागर में लगभग जो है 500 पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? इनमें से सूर सागर तो है ही, सूर सागर सूर सरावाली भी है, साहित्य लहरी भी है, लेकिन यहाँ पर जो है साहित्य अमृत ये सूरदास के द्वारा रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की काव्य भाषा है किस तरह की? अवधी, भोजपुरी, खेड़ा बोली या ब्रज भाषा? तो सूरदास की काव्य भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है गोपियों का अन्याय प्रेम किनका प्रति है? राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, बलराम के प्रति, या गोपों के प्रति? तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास या उपमा? तो आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, मथुरा, द्वारका, मथुरा या वृंदावन? तो आंसर हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा छलपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया? विज्ञान, राजनीति, उपदेश या शास्त्र? तो आंसर हो जाएगा गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद नंदन किससे कहा गया? उद्धव को, कृष्ण को, यशोदा को या नंद को? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में बोला उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा योग संदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया? गंगा नदी में, यमुना नदी में, प्रीति नदी में, गोदावरी नदी में? तो आंसर हो जाएगा गोपियों के अनुसार उद्धव जो है वो गंगा नदी में अपना पैर नहीं डुबोया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए या बलराम के लिए? तो आंसर हो जाएगा उद्धव के लिए। अब यहाँ पर दिया है जैसे 5 नंबर का चैप्टर का यहाँ से भी आएगा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उत्साह जो इन्होंने लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी कविता ही है और हमें इसका भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसमें बोला उत्साह कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नागार्जुन? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहे थे? बरसने का, छाया रहने का या खड़कने का या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा बरसने का। ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन है कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? बिजली के कड़क, पानी, रहस्य या काली घाटी? तो आंसर हो जाएगा बिजली की कड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया? केसों के समान, आसमान के समान, वर्षा के समान या इनमें से कोई नहीं? तो कवि ने बादलों को कैसों के समान माना। नेक्स्ट है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि से, वर्षा से, सृष्टि से या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा कवि से तुलना की है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर इसमें बोला क्या है उत्साह जो है ये कविता के आधार पर बताया कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? गर्मी के कारण बेचैन और उदास है, या गर्मी के कारण खुश है, या वर्षा के कारण उत्साहित है, या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा गर्मी के कारण बेचैन और उदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे कवि गर्मी से तापती धरती को जल से भरकर शीतल करने का क्या आग्रह यानी किससे कर रहा है? स्वयं से, बादलों से, चांद से या इनमें से सभी? तो खुद से क्या करेगा? ये बादलों से आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा? अज्ञात दिशा से आने वाले या बरसने वाले या ज्ञात दिशा से आने वाले या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा अज्ञात दिशा से आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर्स में बोला है कि विकल
उन्मन थे। उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी की सूचित करता है? उदासी बादलों की या उदासी प्राणियों की या एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा उदासी प्राणियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचना है? उदास का या खुशी का या चमत्कार का या इनमें से सभी? तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ उन्मन का मतलब होता है उदासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया था? अनंत का या नवजीवन वाले या ललित का या मनमोहक? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नवजीवन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? गोल गोल घूमकर या धीरे धीरे या आकाश को घेर कर या तीव्र वेग से? तो आंसर हो जाएगा आकाश को घेर कर। नेक्स्ट है, उत्साह कविता में बादल किसकी प्रतीक है? शांति का, क्रांति का, स्थिरता का या सुख का? तो आंसर हो जाएगा क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 40 नंबर्स में बोला, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान क्योंकि किसकी कल्पना से सामना पाले हुए माना है? बाल कल्पना या काले घुंघराले बालों की कल्पना या आसमान की कल्पना या विद्युत की कल्पना? तो आंसर हो जाएगा बाल कल्पना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने तप्त धारा के माध्यम से किस ओर संकेत किया? जन सामान्य की पीड़ा या जलवायु परिवर्तन या तेजी गर्मी या वैश्विक तापन? तो आंसर हो जाएगा जन सामान्य की पीड़ा के समान। ठीक है, संकेत कर रहा है। कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया? अज्ञात दिशा या अनंत के घन या विकल्प या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा अनंत घन। ये सारी चीज़ें आपको याद करते चलना है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसका मन विकल था? बादलों का, संसार के सभी प्राणियों का, कवि का या इनमें सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर संसार के सभी प्राणियों का मन जो है विकल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला, कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं? ईश्वर के घर से, आसमान की एक विशेष छोर से या अनजान दिशा से या धारा से? तो आंसर हो जाएगा अनजान दिशा से। और नेक्स्ट है, कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? प्राणियों के मन को विकल करने का या धरती को शीतल करने का या अज्ञात दिशा से आने का या धारा को तप्त करने का? तो आंसर हो जाएगा धारा के मतलब धरती को शीतलता करने का। अब यहाँ पर है, निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन? तो आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेर घेर घोर गागन धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? उत्साह की है, कन्यादान की है, आत्मकथा का है, छायामत चुना? तो आंसर हो जाएगा ये उत्साह का है। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? क्रांति का, रुदन का, वेदना का या संवेदना का? तो आंसर हो जाएगा क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किसके के सुंदर काले और घुंघराले होते हैं? धरती के, प्रेयसी के, बादल के या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा बादल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? आकाश, समुद्र, बादल या पृथ्वी? तो आंसर हो जाएगा बादल के लिए। ठीक है, बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसके गरजने के लिए कहा है? किससे गरजने के लिए? बादल से, समुद्र से, नदी से या विद्युत से? तो आंसर हो जाएगा हमारा बादल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? उदासी का, खुशी का या चमत्कार का या इनमें सभी? तो आंसर हो जाएगा खुशी का। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और ये अट नहीं रही इससे संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया है, अट नहीं रही कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सूरदास या नागार्जुन? तो आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट है, अट नहीं रही कविता के आधार पर बताएं कि ऋतु प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है कब? फागुन में या ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में या इनमें से कोई नहीं? तो फागुन का मतलब वसंत ऋतु में, और हम जानते हैं वसंत ऋतु में जो है नए नए फूल पत्ते आते हैं, तो काफ़ी सुंदर प्रकृति जो है बनावट देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अट नहीं रही कविता में कवि ने किसका वर्णन किया? प्रकृति सौंदर्य का, वर्षा का या भौगोलिक सौंदर्य का या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य का। नेक्स्ट है, फागुन, यानी यहाँ पर जैसे दिया फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया है? डालियों से पत्ते झड़ गए या डालियाँ पत्ते से भर गई या डालियाँ सूख गई या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा डालियाँ पत्ते से भर गए। नेक्स्ट है,
अट नहीं रहे पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? सब जगह सुंदर कैसे फैली हुई है, या रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, या पतझड़ आ गया? तो आंसर हो जाएगा कवि इनमें कहना चाहता है सभी जगह सुंदरता फैली हुई है और रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, मतलब इनमें से दोनों, यानी 4 नंबर का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? फागुन की, माघ की, कार्तिक की, या वैशाख की? तो आंसर हो जाएगा फागुन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें बोला है कवि की आंखों किसकी ओर से नहीं हट रही है? ठीक है, प्रेयसी की ओर से, विशालकाय के पर्वत की ओर से, या प्रकृति सुंदरता की ओर से, या काले काले बादलों की ओर से? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक की सुंदरता की ओर से इनके आंखें जो है नहीं हट रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, या पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, या पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला कवि के आंख फागुन की सुंदरता से इसीलिए नहीं हट रही थी, क्यों? क्योंकि फागुन का सौंदर्य अनूठा है, या फागुन का सौंदर्य फीका है, या फागुन का सौंदर्य कांतिहीन है, या फागुन का सौंदर्य अशोभाहीन है? तो निया है, तो आंसर हो जाएगा फागुन का सौंदर्य जो है अनूठा है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, वन की वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? रंग बिरंगे पत्ते, या विशाल पर्वत एवं नदियाँ, या अपार जल, या शोभा एवं सौंदर्य? तो आंसर हो जाएगा शोभा एवं सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न है? सुहावने मौसम के कारण, या पहाड़ों पर बर्फ जमने के कारण, या नदियों में पानी गर्म होने के कारण, मतलब गर्म पानी बहने के कारण, या पेड़ पौधों पर फूल मुरझाने के कारण? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, और बस फागुन ऋतु जो है ये इसीलिए अलगों से भिन्न है क्योंकि ये सुहावने मौसम के कारण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, कहीं सांस लेते हो, घर घर पर देते हो, पंक्ति में किसकी मतलब विशिष्टता को व्यंजित हुए है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हवा की, या फलों की, या नभ की, या फूलों की? तो आंसर हो जाएगा फूलों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर से बोला फागुन मास में कैसी हवाएं चलती है? शुष्क, नमी युक्त, मंद मंद, या मादक? तो आंसर हो जाएगा मादक हवाएं चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या होता है? डर, मायूसी, खुशी, या दुख? तो आंसर हो जाएगा खुशी। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, इसमें बोला है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? फागुन, माघ, वैशाखी, यानी आषाढ़? तो आंसर हो जाएगा फागुन, यानी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आने की चांस है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।